प्यारे दोस्तों, आप ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप एंड तक देखने पर मजबूर हो जाएंगे। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, फिर भी गरीबी का सामना करते रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो बिना ज्यादा मेहनत किए भी सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ते जाते हैं। क्या सच में किसी की किस्मत ही इतनी खराब होती है या फिर कुछ और कारण होते हैं जो हमें अपनी स्थिति को बदलने से रोकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल माटनी बुद्धा पर। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं। आज इस कहानी की ओर बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक साधारण किसान था जिसकी पूरी जिंदगी खेत खलिहान और मिट्टी की महक में बीतती थी। उसका घर भी बिल्कुल साधारण था, कच्ची दीवारों की झोपड़ी और ऊपर छप्पर की छत। हर बार जब बरसात आती तो पानी टपक टपक कर झोपड़ी को कीचड़ में बदल देता। हरिदास के 5 जवान बेटे थे, लेकिन अफसोस उनमें से कोई भी काम नहीं करता था। वे सुबह से लेकर शाम तक गांव की गलियों में यूं ही घूमते रहते, कभी चौपाल पर बैठ जाते, कभी नदी किनारे समय बिताते। हरिदास हर सुबह सूरज उगते ही खेतों में काम करने निकल जाता। पसीना बहाकर कड़ी मेहनत कर वह अपने परिवार का पेट पालता और रात को घर लौटकर हरिदास किसी तरह खाना बनाता और अकेले ही खा लेता। उसके 5 बेटे कामचोर थे, पर उसका दिल इतना बड़ा था कि उनसे कभी शिकायत भी न करता। एक शाम जब हरिदास थका हारा अपने खेतों से घर लौट रहा था तो रास्ते में गांव की एक बूढ़ी औरत उसके पास आ बैठी। उसे पूरा गांव दादी कहकर बुलाता था। दादी ने हरिदास को सिर झुकाए, पसीने से भीगा और टूटा हुआ देखा। उसकी हालत देखकर वह कुछ देर चुप रही, फिर धीमी लेकिन ठोस आवाज में बोली, हरिदास, तू दिन भर मेहनत करता है, लेकिन तेरे घर वाले तेरी मेहनत की कद्र नहीं करते। तेरी जवानी पसीने में बह गई। अब अगर तेरे बेटों ने कुछ नहीं सीखा तो बुढ़ापे में तू बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। दादी की बातें हरिदास के दिल में गहरी चोट कर गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मेहनत का फल केवल पेट भरने तक ही सीमित रह गया है और उसके बेटे आलसीपन में ही दिन गुजार रहे हैं। दादी ने हरिदास को ध्यान से देखा और बोली, तू दिन भर खेतों में जान लगा देता है, लेकिन तेरी हालत कभी नहीं बदलती। तेरे बेटे इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी सब कुछ तुझे ही करना पड़ता है। क्या तूने कभी सोचा है क्यों? हरिदास ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उसने उसे छुपाने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज में कहा, दादी, मैं क्या करूं? मेरी किस्मत में यही लिखा है। दादी हल्की मुस्कान के साथ बोली, नहीं बेटा, यह किस्मत का खेल नहीं है, यह आलस्य और लापरवाही का खेल है। जब तक तू अपने बेटों को जिम्मेदारी नहीं सिखाएगा, तेरी हालत कभी नहीं बदलेगी। किस्मत वही बदलती है जो बदलने की हिम्मत रखते हैं। हरिदास चुपचाप दादी की बातें सुनता रहा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या सचमुच वह सारी जिंदगी यूं ही मेहनत करता रहेगा और उसके बेटे यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? उस रात हरिदास की आंखों से नींद गायब हो गई। हरिदास ने कई बार अपने बेटों को समझाने की कोशिश की। वह उन्हें मेहनत, खेतों की अहमियत और जिम्मेदारी का महत्व बताता, लेकिन बेटे उसकी बातों को हल्के में लेकर टाल देते। हमारे पास ना तो साधन है, ना ही कोई उम्मीद। हरिदास की आंखों में यही बेबसी झलकती थी। दादी ने कुछ देर सोचा, फिर गंभीर आवाज में बोली, बेटा, तेरे 5 बेटे हैं, कम से कम किसी एक की शादी तो करवा दे। जब बहू घर आएगी तो शायद घर में कुछ रौनक आ जाएगी। बहू का आना घर को बांधता है, औरतें घर को संवारती हैं। शायद तेरी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आ जाए। हरिदास ने गहरी नजर से दादी की ओर देखा और थके हुए स्वर में बोला, दादी, मेरे बड़े बेटे रवि की शादी तो 2 साल पहले ही हो चुकी है। लेकिन वह वाक्य अधूरा छोड़कर चुप हो गया। उसकी आंखों में अजीब सी नमी और निराशा तैर रही थी। हरिदास ने भारी मन से कहा, दादी, रवि की शादी तो साल भर पहले ही हो चुकी है, लेकिन क्या फायदा? उसकी पत्नी तो ससुराल से कभी वापस ही नहीं आई। हमारे पास न तो उसे लाने का साधन था और न ही उसे रखने की व्यवस्था। अगर वह हमारे घर की हालत देखती तो और भी ज्यादा दुखी हो जाती। यह सुनकर दादी के चेहरे पर चिंता और सहानुभूति की झलक आ गई। उसने धीरे से पूछा, तूने कभी उसे लाने की कोशिश की? हरिदास ने सिर झुका लिया और टूटी आवाज में बोला, कैसे लाता दादी? न मेरे पास पैसे थे, न ढंग के कपड़े, न ही घर का कोई सामान। मैं खाली हाथ क्या लेकर जाता? उसके ससुराल वाले मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते। कुछ देर तक दादी चुप रही। उसकी आंखों में गहराई थी, मानो वहां कोई बड़ा निर्णय ले रही हो। फिर उसने अपनी पुरानी लाठी संभाली और दृढ़ स्वर में कहा, हरिदास, तू चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगी। कल सुबह रवि को मेरे पास भेज देना, बाकी मैं देख लूंगी। हरिदास ने दादी की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की सी किरण चमकी। दादी ने कहा, मैं उसे कपड़े दूंगी और थोड़ा सा सामान भी, तू रवि को भेज दे। वह अपनी पत्नी को लाकर इस घर को नया जीवन दे सकता है। हरिदास की आंखों में थोड़ी उम्मीद जग गई। वह भावुक होकर बोला, दादी, तुम तो भगवान हो, लेकिन मेरी किस्मत को बदलना इतना आसान नहीं है। क्या वह लड़की इस हालत में इस घर में रह पाएगी? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, किस्मत मेहनत और समझदारी से बदली जा सकती है। तू रवि को भेज दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी।
बहू आएगी तो घर में रौनक जरूर आएगी, बस तू हिम्मत मत हार। हरिदास ने सिर हिलाया और दादी के सामने कृतज्ञता प्रकट करते हुए घर लौट आए। उस रात उसके दिल में लंबे समय बाद एक हल्की सी शांति उतरी। अगली सुबह सुबह उसने अपने बड़े बेटे रवि को बुलाया और सारी बात बताई। रवि पहले तो झिझका, उसकी आंखों में अनिच्छा और असमंजस साफ दिख रहा था। बाबा, इस हालत में कैसे ले आऊंगा उसे? रवि बोला। लेकिन पिता की थकी हुई आंखें और दादी का विश्वास याद करके रवि आखिरकार तैयार हो गया। रवि अपनी पत्नी को लाने के लिए दादी से कपड़े और थोड़ा सामान लेने उनके घर चला गया। वह जो अक्सर अपने घर की गरीबी और संघर्ष को देखकर उदास हो जाता था, आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसने अपने पिता से सुना था कि दादी ने उदारता से कपड़े और जरूरी सामान दिया है ताकि वह अपनी पत्नी को सम्मान से ससुराल से ला सके। लेकिन फिर भी रवि का दिल भीतर से घबराया हुआ था। उसके मन में बार बार सवाल उठ रहे थे, क्या मेरी पत्नी सचमुच इस घर में खुश रह पाएगी? क्या वह इस गरीबी को सह पाएगी? उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं है। अगर मुझे अपने घर में रौनक लानी है तो यह कदम उठाना ही पड़ेगा। रवि ने जल्दी जल्दी तैयारी की और दादी के घर पहुंचा। दादी ने उसे दरवाजे पर देखते ही बड़े स्नेह से बुलाया। उसके चेहरे पर संतुष्टि और निश्चिंतता साफ झलक रही थी। दादी ने मुस्कुराकर कहा, आ गया बेटा, यही सही समय है। ले ये कपड़े और थोड़ा सा सामान, इसे साथ लेकर जा और बहू को सम्मान से घर ले आ। याद रख, बहू केवल तेरे लिए नहीं, पूरे घर के लिए नया जीवन लेकर आएगी। रवि ने झुककर दादी के चरण छुए। उसकी आंखों में पहली बार जिम्मेदारी की चमक दिखाई दी। अगर मुझे अपने घर में रौनक लानी है तो यह कदम उठाना ही पड़ेगा। रवि ने मन ही मन ठान लिया। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर बूढ़ी औरत के घर पहुंचने के लिए कदम बढ़ाने लगा। दादी ने जैसे ही उसे आते देखा, उनके चेहरे पर स्नेह और संतुष्टि की चमक उभर आई, मानो उन्हें पूरा विश्वास था कि रवि का परिवार अब एक दिन जरूर बेहतर होगा। दादी ने बड़े प्यार से रवि को बैठाया। फिर उन्होंने एक गठरी खोली और उसमें से अच्छे कपड़े निकाले, साथ ही कुछ बर्तन और जरूरी सामान दिया। वह बोली, बेटा ये कपड़े और सामान लेकर जाओ, अपनी पत्नी को ससुराल से लाकर घर में प्रवेश कराओ। घर में खुशहाली लाने का यही समय है। याद रखो, औरत घर की लक्ष्मी होती है, उसका आना घर में बरकत और रौनक ले आता है। रवि की आंखें भर आई। उसने दादी के चरण छुए और कृतज्ञता से बोला, दादी आप सचमुच भगवान का रूप हो। आज आपने मेरे घर को नया जीवन देने की शुरुआत की है। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बेटा, निडर होकर। यह कदम सिर्फ तेरे लिए नहीं, तेरे पूरे परिवार की नई सुबह है। रवि सामान उठाकर गहरी सांस के साथ अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल की ओर चल पड़ा। रवि ने दादी के दिए पहनकर और सामान उठाकर ससुराल की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते भर उसके मन में यही सवाल घूमते रहे, क्या मेरी पत्नी यह सब समझ पाएगी? क्या वह मेरी गरीबी को देखकर मुझसे नफरत तो नहीं करेगी? काफी सोच विचार के बाद वह आखिरकार अपनी पत्नी के घर पहुंच गया। रवि की ससुराल में उसका स्वागत गर्मजोशी से हुआ। उसके ससुराल वाले उसे देखकर खुश हुए, लेकिन रवि की पत्नी की आंखों में हल्की सी हैरानी तैर गई। उसने धीरे से देखा, पति के साथ आए सामान में कितनी कम चीजें थीं। उसके मन में एक चिंता उठी, क्या मेरे घर वाले यह सब देखेंगे? क्या वे मेरे पति की गरीबी का मजाक उड़ाएंगे? लेकिन तभी उसके माता पिता और घर के लोग उसे समझाने लगे। उन्होंने कहा, बिटिया, पति का घर ही असली घर होता है। सामान की कमी से कोई जीवन अधूरा नहीं होता। सच्चा सुख तो आपसी समझ और साथ में है। पत्नी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने अपने पिता और मां की ओर देखा, फिर रवि की थकी लेकिन सच्ची आंखों की ओर। उसके मन में धीरे धीरे एक निर्णय पक्का होने लगा। ससुराल वालों ने भावुक होकर कहा, बेटिया तुम वापस आई हो तो हमारा घर भी फिर से रोशन हो जाएगा। ये सामान चाहे थोड़ा कम हो, लेकिन खुशियां बड़ी हैं। ये सुनकर पत्नी की आंखें नम हो गईं। 2 दिन ससुराल में बिताने के बाद रवि अपनी पत्नी के साथ मायके से विदा हुआ और घर लौट आया। दोनों के दिल में एक नया विश्वास तो था, लेकिन पत्नी के मन में अनेक सवाल भी उमड़ रहे थे। घर पहुंचते ही उसने देखा, उसका नया घर बहुत छोटा था। यह वैसा घर नहीं था जैसा कोई लड़की अपने सपनों में चाहती है। कमरा तंग और अंधेरा था, रसोई बिल्कुल साधारण। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि घर में कोई व्यवस्था नहीं थी। सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था। बर्तन इधर उधर बिखरे हुए, फर्श पर धूल मिट्टी जमी हुई और झोपड़ी का छप्पर टपकने की हालत में। पत्नी ने यह सब देखा तो उसके मन में एक टीस उठी। उसने सोचा, क्या सच में मैं इस हालत में रह पाऊंगी? क्या मैं इस घर को संभाल सकूंगी? रवि चुपचाप खड़ा था। उसे भी अपनी पत्नी की आंखों में सवाल दिख रहे थे, लेकिन वह भीतर ही भीतर डर रहा था कि कहीं पत्नी फिर से मायके लौटने की जिद न कर दे। रसोई का काम अधूरा पड़ा था और बिस्तर भी अस्त व्यस्त थे। रवि और उसकी पत्नी के बीच गहरी चुप्पी छाई हुई थी। पत्नी के मन में सवाल उठ रहे थे, क्या यह घर सचमुच मेरा है? क्या मैं यहाँ रह पाऊंगी? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मुझे यहाँ रहना है तो इस घर को ठीक करना ही होगा। भागने से बेहतर है कि मैं बदलाव की शुरुआत करूं। उसने ठान लिया कि वह पति से बात करेगी और घर को संवारने में हाथ बटाएगी।
धीरे धीरे उसने घर के हर कोने को देखा, फिर सफाई शुरू की, धूल साफ की, बर्तन धोए, रसोई को व्यवस्थित किया। जब रवि खेत से घर लौटा तो उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। घर पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले गंदगी और अव्यवस्था थी, वहां अब एक सादगी भरी सुंदरता और ताजगी थी। बर्तन चमक रहे थे, झोपड़ी साफ सुथरी थी और घर के हर कोने में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, अब यह घर थोड़ा सा अपने जैसा महसूस हो रहा है। रवि की आंखों में गर्व और कृतज्ञता तैर गया। उसे पहली बार लगा कि उसकी पत्नी ही इस घर की असली शक्ति है। रवि की पत्नी बोली, अगर हम सब मिलकर कुछ बदलाव लाएंगे तो यह घर हमें खुशहाल बना देगा। रात को जब पूरा परिवार एक जगह बैठा तो उसने सबको बुलाकर कहा, देखिए, हम सब मिलकर इस घर को संवार सकते हैं। अगर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यही हालत हमेशा बनी रहेगी। हमें इसे सुधारने के लिए मेहनत करनी होगी। पहले घर की सफाई, फिर घर के काम और उसके बाद खेत खलिहान और व्यवसाय पर ध्यान देना होगा। उसकी बातें सुनकर हरिदास, जो पहले अपनी गरीबी को ही अपनी किस्मत मानता था, गहराई से सोच में पड़ गया। उसने बेटी सी बहू की ओर देखा और भावुक स्वर में कहा, बिल्कुल बेटी, मगर हमारे पास साधन ही नहीं है। फिर भी अगर तेरा विश्वास है तो मैं भी कोशिश करूंगा। रवि की पत्नी ने दृढ़ नजर से सबको देखा और बोली, साधन नहीं है, लेकिन हमारे पास मेहनत है और समझदारी है। अगर हम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो सब कुछ बदल सकता है। गरीबी कोई सजा नहीं है, यह मेहनत और सोच से बदली जा सकती है। ये सुनकर बाकी भाई भी चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। उनके दिल में भी धीरे धीरे उम्मीद और जिम्मेदारी की चिंगारी जलने लगी। याद रखना, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हरिदास की आंखों में आंसू थे। अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हुए उन्होंने कहा, अगर हम सब एकजुट होकर मेहनत करेंगे तो यह घर हम सबका घर बनेगा। उस दिन से घर का वातावरण बदलने लगा। बेटा रवि और उसकी पत्नी ने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। रवि भाइयों को खेत में काम करने के लिए प्रेरित करता तो बहू हर रोज घर की सफाई और व्यवस्था करती। अब रसोई हमेशा चमकती रहती, बर्तन गंदे नहीं रहते और हर कोई अपने काम में व्यस्त रहने लगा। कुछ ही महीनों में खेतों में फसल भरपूर होने लगी। जहां पहले रोटी कम पड़ जाती थी, अब सबके पेट भरने लगे। हरिदास गर्व से बोले, सच है बेटा, जब मेहनत और समझदारी से काम किया जाता है तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। बहू मुस्कुराई और बोली, पिताजी, अगर हम सब मिलकर चलें तो गरीबी भी भाग जाएगी। हमारी ताकत हमारी एकजुटता है। अब हरिदास हर दिन काम से लौटते समय कुछ ना कुछ लेकर आते। कभी जरूरी सामान, कभी बच्चों के लिए मिठाई, कभी कोई छोटी सी चीज। धीरे धीरे घर में सामान और खुशियां दोनों बढ़ने लगे। मरा हुआ सर्प और चील का चमत्कार। एक दिन हरिदास काम से लौटे लेकिन हाथ खाली थे। बहू ने पूछा, पिताजी, आज कुछ लेकर नहीं आए? हरिदास ने झिझकते हुए कहा, आज कुछ खास नहीं मिला, बस यह मरा हुआ सर्प पड़ा था, सो उठा लाया। बहू हैरान रह गई। मरे हुए सर्प का घर में क्या काम? लेकिन तभी आसमान में उड़ती एक चील ने उस सर्प को देख लिया। वह झपट्टा मारकर सर्प को उठा ले गई। हवा का तेज झोंका आया और चील की चोंच से कुछ गिर पड़ा। वह एक सोने का हार था। वह हार सीधे हरिदास के आंगन में गिरा। बहू ने हार उठाकर देखा, उस पर रानी के राज्य का प्रतीक बना था। वह बोली, पिताजी, यह कोई साधारण हार नहीं लगता है, यह रानी का है। हरिदास ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ बहू, यह सच में खास है। अगर यह रानी का है तो हमें इसे लौटाना चाहिए। यही हमारी इज्जत और आत्मसम्मान है। बहू की योजना। अगले दिन बहू ने एक योजना बनाई। वह बोली, पिताजी, आप साधु का वेश धारण करके महल जाइए। इस तरह आप राजा तक पहुंच पाएंगे और हार लौटा देंगे। हरिदास को यह बात सही लगी। वह साधु का भेष बनाकर महल पहुंचे और राजा को सारी सच्चाई बताई। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी ईमानदारी और चतुराई ने तुम्हें सच्चा सम्मान दिलाया है। राजा ने हरिदास को धन, मान और आशीर्वाद दिया। रात को एक उल्लू उड़ता हुआ हरिदास के घर पहुंचा। उसने देखा कि घर में एक दीपक जल रहा था और उसी दीपक की रोशनी में लक्ष्मी माता निवास कर रही थी। माता ने हरिदास के घर को आशीर्वाद दिया। क्षण भर में उनकी साधारण झोपड़ी बदलकर एक आलीशान महल बन गई। सुबह जब परिवार ने यह देखा तो सबकी आंखें चमक उठी। हरिदास ने बहू से कहा, यह सब तुम्हारी चतुराई और सही सोच का फल है। बहू मुस्कुराई और बोली, पिताजी, यह सब ईश्वर की कृपा और हमारी मेहनत का परिणाम है। 5 महत्वपूर्ण सीखें। इस कहानी से हमें 5 बातें सीखने को मिलती हैं जो हर इंसान को जीवन भर याद रखनी चाहिए। 1, हिम्मत और साहस। जो मेहनत और साहस से काम करता है वह गरीबी में नहीं रहता। 2, बुद्धि और सोच। बिना विवेक के किया काम हमेशा नुकसान करता है। 3, प्रयास और समर्पण। जो समय के साथ नहीं बदलता और प्रयास नहीं करता वह हमेशा गरीब रहता है। 4, आत्मनिर्भरता। जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता। 5, स्त्री का सम्मान। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी माता कभी निवास नहीं करती। विवेक, धैर्य और सही सोच से ही कोई व्यक्ति अपनी गरीबी को समाप्त कर सकता है और सच्ची समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। दोस्तों, याद रखो, मेहनत और सही सोच से हर अंधेरा मिट जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें
और ऐसी ही प्रेरणा पाने के लिए हमारे चैनल माटनी बुधा को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और अच्छाई फैलाने से जिंदगी आसान होती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।